हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैं वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया हूं। आज मैं चलिए देखते हैं 1.2 को, प्रश्नावली 1.2 को। पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, पहले तो समझिए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य संख्या होता है वैसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, यानी कि ओनली टू फैक्टर, यानी कि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। ठीक है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि हम लिख दिए दो का सिर्फ दो ही फैक्टर है, क्या, एक स्वयं और एक एक। ठीक है, इसका सिर्फ दो ही फैक्टर है। जैसे कि हम लिख दिए 5 का सिर्फ दो ही फैक्टर है, क्या, एक स्वयं 5 और एक 1। ठीक है, ये इसी तरह से वैसे नंबर को कहा जाता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर, दो ही गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसको इंग्लिश में कहे तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसमें से एक में है वह 140 बोल रहा है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसको अभाज्य संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे पहले सबसे छोटी से करेंगे, उससे नहीं लगेगा तो उसके बाद वाले से, उससे नहीं लगेगा तो उससे बाद वाले, 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 से ही लग जाएगा, हो जाएगा 35। फिर क्या लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, अब ये लगेगा सीधा 5 से, हो जाएगा 7। ये 7 से लगेगा, 7 से लगेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया है। अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 7। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बार है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसके आधार पर आप लोग 2, 3, 4 और 5 को सोल्व कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। कह रहा है बच्चों कि दो संख्या जो भी हो, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। एक में कह रहा है 26 और 91 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 91 बोल रहा है कि इसका HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, और फिर उसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं। बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के बराबर गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। कहने का मतलब क्या है, पहले मैं इसका गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF निकालेंगे, फिर इसका LCM। पहले मैं 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 26 का करेंगे तो देखिए पहले 2 से कितना हो जाएगा, 13। अब सीधे 13 से ही लगेगा, सीधे 13 से लगेगा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 13 इसका हो गया। अब 91 का करते हैं, 7 से लगेगा सीधे 13 बार में। ठीक है, 7 से लगेगा सीधे 13 बार में, फिर 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं। अब इसका HCF देखते हैं और इसका LCM देखते हैं। पहले इसका HCF देखते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसमें हाईएस्ट हो, कॉमन हो और या इसका फैक्टर हो, मतलब वह उसका फैक्टर हो जाए। तो यानी कि इसमें अगर कॉमन की बात करें तो ये है कॉमन, एक का एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, इसको नहीं लेना है, या ले भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 13 ही ले रहे हैं तो HCF इसका हो जाएगा 13। ठीक है, LCM में क्या करते हैं हम लोग बच्चों कि दोनों में देखेंगे
जिसमें ज़्यादा बार है उसको लेंगे। कहने का मतलब है इसमें 2 है, ठीक है, 2 को लेना होगा आपको। फिर इसमें क्या करा है, 13 है, 13 दोनों में है तो एक बार 13 लेना होगा। फिर क्या है, इसमें 7 है तो 7 लेना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके आप देख सकते हैं 2300, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा, 182, ठीक है, 182। अब मुझे जांचना है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF मेरा कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। अब यहाँ पर देखिए HCF कितना आया मेरा 13 और LCM कितना आया 182 इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणन, मतलब 26 और 91 का गुणनफल। दोनों अगर बराबर हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 2366, इसको गुना कीजिएगा तो 2366। इस प्रकार यह दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा HCF और LCM निकला है वह सही है। इस आधार पर आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सोल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सोल्व करके अगले वीडियो में दे दूंगा। आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आपको बन जाएगा, क्योंकि आप इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तब। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं 12 को लिखता हूँ, यहाँ पर 12 को लिखता हूँ। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 से 6, फिर क्या हो जाएगा 2 से 3, फिर क्या हो जाएगा 3 से 1, यानी कि 12 का हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़िए, चलिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 3 12। अब 15 का देखते हैं, 15 का 3 से 5 3 15, ठीक है, 15 का 3 से 5 3 15, यानी कि 15 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। फिर क्या हो जाएगा 21 का देखते हैं, 21 का क्या होगा 3 से करेंगे तो 7 3 21, यानी कि 21 का हो जाएगा 7 इंटू 3। इस प्रकार मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हूँ। अब क्या करना है, LCM में क्या करते हैं हम लोग, जिसमें जो ज़्यादा है उसको ले लेते हैं। यानी कि देखिए 2 इसमें 2 बार है तो दोनों बार 2 को आपको लेना होगा, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 और प्लस 3, देखिए कॉमन है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 3 सब में है लेकिन एक ही बार है, यानी कि एक ही 3 को लेना होगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर 5 है, इसमें नहीं, यानी 5 को आपको लेना होगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 है तो 7 को लेना होगा। इस प्रकार यह मेरा LCM निकल जाएगा। 4 3 12, 12 पंचे 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 7 6 42, यानी कि 420 मेरा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 420 मेरा LCM आ गया। HCF देखते हैं, HCF हो जाएगा जो इसमें कॉमन है, हाईएस्ट है, उसी को लेना है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 है, 2 इसमें नहीं है, 5 है, 5 नहीं, यानी कि मेरा HCF हो जाएगा 3। इस प्रकार इसका निकल गया। सिर्फ हमको LCM और HCF निकालना था, तो यह मेरा हो गया LCM और यह हो गया मेरा HCF ज्ञात कीजिए, HCF हो गया। यह 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर मैंने सोल्व कर दिया हूँ। आप इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बनाइएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा आपको। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को और चलता हूँ। बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। HCF 306 और 657 बराबर है 9 दिया है। LCM ज्ञात कीजिए, उसी का जो HCF है उसी संख्या का LCM ज्ञात करना है। मतलब कि 306 और 657 का मुझे HCF दिया हुआ है कितना, HCF इसका है, HCF कितना है, HCF इसका अगर HCF की बात करें, हम HCF की बात करें, HCF दिया हुआ है 9, तो मुझे निकालना है LCM बराबर व्हाट, LCM बराबर व्हाट। अब जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होते हैं, LCM और HCF के। दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है HCF इंटू LCM, यही होता है। तो मेरे पास दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या क्या है, 306 इंटू 657 बराबर होता है HCF मेरा दिया हुआ है कितना, 9 इंटू LCM मुझे निकालना है। क्या निकालना है, LCM मुझे निकालना है। यानी कि अब देख रहे हैं LCM बराबर हम कर सकते हैं, LCM बराबर कर सकते हैं 306 इंटू 657 बटा में 9, इसको काटेंगे 9 तिया 27, 3 9 चौका 36, 34 मतलब इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 22,338, यही मेरा आंसर हो जाएगा और यही मेरा LCM निकल गया। ठीक है, यही मेरा LCM निकल गया। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर अब चलता हूँ। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्याख्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके लिए मैं यहाँ पहले ही लिख चुका हूँ हल। क्या होता है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, अगर मैं बात करूँ 60 ले लेता हूँ या 20 ले लेता हूँ, ठीक है 20 ले लेता हूँ, यह क्या है, यह संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, यह संख्या क्या है, 0 पर। 20 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 10, और फिर 5 करूँगा, फिर 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 5। यानी कि आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, क्या देख रहे हैं आप, यानी कि 2 और 5 आ रहा है। मतलब यही कहना मैं चाह रहा हूँ कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होता ही होता है। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन है 6n 0 पर समाप्त हो रहा है, तो 6 का क्या है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, यानी कि 2 इंटू 6 का अगर अभाज्य गुणन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 का होल पावर n, कुछ भी पावर दीजिए, 1 दीजिए, 3 दीजिए, 5 दीजिए, लेकिन आएगा यही 2 इंटू 3। क्या इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, हो सकती है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, समाप्त नहीं हो सकती है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पर समाप्त करने के उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या है, और है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों भाज्य संख्या क्यों है, यही पूछ रहा है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले इसको देखता हूँ। ठीक है, पहले इसको देखता हूँ और इसका देखता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यह भाज्य संख्या है, क्यों है, इसी को देखता हूँ। देखिए 7 और 11 को गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 77 इंटू 13 प्लस 13। आप देख रहे हैं इसमें कॉमन है 13, यानी कि मैं कॉमन, इसमें भी 13 है, 2 कॉमन है, तो यानी कि 13 मैं कॉमन ले लेता हूँ। 13 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 13 जब कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 13 इंटू 7 में 1 से 77 में 1 से गुना कर तो 77 ही होगा, प्लस 1 78। फिर क्या करूँगा मैं, इसको और तोड़ लेता हूँ। 13 इंटू 39 इंटू 2, और भी तोड़ सकता हूँ मैं। 13 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे भी तोड़ सकता हूँ। बच्चों आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका ओनली 2 ही फैक्टर होता है। क्या होता है, जिसका ओनली 2 ही फैक्टर है, लेकिन हमारे पास यहाँ मोर देन 2 फैक्टर आ गया है, माने कि मोर देन 2 फैक्टर यानी कि 3, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाता है तो वह भाज्य संख्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, मोर देन 2 फैक्टर, इसका मतलब यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, यही आपसे पूछ रहा है। दूसरा, चलिए दूसरा भी मैं देख लेता हूँ। दूसरा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5,
ठीक है। चलिए इसमें आप अगर देखिएगा सही से तो इसको गुना करते हैं 42 और इसको गुना करते, चलिए और छोटा करता हूँ मैं 42 और इसको गुना करता, इसको 5 का 20 या छोड़ दे रहे हैं इसी तरह से 5 इंटू 4 12 कर सकते हैं या 24 भी कर सकते हैं, 24 डायरेक्ट कर दीजिए, 4 12 दूना 24 इंटू 1 प्लस 5। इसमें देख रहे हैं कि 2 5 आ रहा है तो 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 42 इंटू 1 इंटू 24 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, यानी कि यहाँ कर सकते हैं 40 42 और 24 सबको अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 1008 और प्लस 1, यानी कि इंटू कर सकते हैं 1009। ठीक है, अब 1009 को भी और तोड़ सकते हैं, चलिए नहीं तोड़ सकते तो एक तो बचा हुआ है ना, चलिए 1 लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मोर देन 2 आ गया, मोर देन 2, यानी कि यह भी एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए अब लास्ट 7वां एवं लास्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं बच्चों। 7 वाला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया इस मैदान को 18 मिनट में, सोनिया कितना करता है, सोनिया कितना कर रही है, तो सोनिया 18 मिनट, ठीक है 18 मिनट और कौन है, और फिर रवि 12 मिनट में, रवि क्या कर रहा है 12 मिनट में पूरा कर रहा है, 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा दे रहा है, ठीक है पूरा चक्कर लगा दे रहा है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ, मान लिया जाए कि वो दोनों यहीं से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, तो प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है कितने समय बाद, ठीक है कितने समय बाद, यानी कि प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए कह रहा है। एलसीएम, इसे क्लियर हो जा रहा है कि मुझे एलसीएम निकालना है, क्यों, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, वैसा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो दोनों, सबसे मिनिमम नंबर होता है जो दोनों कर लेता है, ठीक है दोनों से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि सबसे पहला बार कहाँ मिलेगा, तो इस अनुसार हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 18 का पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 9 और फिर 3 से लगेगा 3 से हो जाएगा 1, यानी कि 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है 3 9 9 दूना 18। फिर अगर मैं करूँगा 12 का करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 से करूँगा 6, फिर 2 से करूँगा 3, यानी कि 2 इंटू 3। अब आपको मैं एलसीएम में क्या बताया था, एलसीएम में होता है कि दोनों में जो ज़्यादा बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा आया उसको ले लेना है। यहाँ पर 3 देखिए, ऊपर वाला में 3 आया है 2 बार, नीचे वाला में 1 बार, यानी कि दोनों 3 को ले लेना है। क्या लेना है, दोनों 3 को एक बार ले लेते हैं, ले लिए। अब देखिए 2 नीचे वाला में 2 बार आया है, 1 बार ऊपर वाला में, यानी कि दोनों 2 को लेना होगा। ऊपर वाला में 1 बार, जो ज़्यादा बड़ा है उसको लेना होता है, यानी कि फिर 2 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, यानी कि अब इसको गुना कर दीजिए, 3 3 9 9 दूना 18 18 दूना 36। अब कह सकते हैं कि दोनों क्या है, कितने समय बाद, यानी कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बस, तो इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन को देख लिया हूँ। जो क्वेश्चन मैं नहीं बनाया हूँ उसको आप स्वयं से कोशिश कीजिएगा, और अगर आप एक क्वेश्चन समझ ले, उसी के आधार पर आप दूसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपसे बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।